हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में। ये है ऑडियो आर्टिकल दोस्तों। तो इसमें हम बात करेंगे सिविल सेवा के बारे में। तो जनता इसमें किस तरीके से सहयोग करती है और कैसे एक डिस्ट्रिक्ट में सिविल सेवा को चुना जाता है और ये किस तरीके से इसका एग्ज़ाम कराती है। तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम कराती है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। इसमें अलग अलग कैटेगरी के कुल 24 सेवाएं होती हैं। तो आज हम जानेंगे कि सिविल सेवा में किस तरीके से बात की जाती है, यानी किस तरीके से अवधारणा इसकी की गई है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे सिविल सेवा का इतिहास। दोस्तों सिविल सेवा का इतिहास है, भारत में सिविल सेवा की अवधारणा 1854 में ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति की लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के बाद रखी गई। 1854 में ही लंदन में एक सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। शुरुआत में सिविल सेवा की परीक्षा केवल लंदन में ही आयोजित होती थी और वहीं पर प्रशिक्षण भी दिया जाता था और वहां में से सिविल सेवकों को भारत भेजा जाता था। इस दौरान अधिकतम आयु 23 वर्ष और न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में सफल पहले व्यक्ति थे। हालांकि अगले 3 साल में केवल 4 भारतीय ही सफल हुए और 40 से 50 साल में के बीच कोई भी भारतीय सफल नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि इस परीक्षा में अधिक भारतीय शामिल हों। ऐसी स्थिति में भारतीयों ने इस परीक्षा को भारत में आयोजित करने के लिए एक याचिका दायर की, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद इस पर सहमति बन पाई। फिर 1922 से सिविल सेवा भारत में आयोजित होने लगी। सबसे पहले तत्कालीन इलाहाबाद और दिल्ली में परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ। दोस्तों भारत में जो लोक सेवा की 3 श्रेणियां हैं: अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, राज्य सेवाएं। वर्तमान में समय में 3 लोक सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, जिसे हम आईएएस, आईपीएस और आईओएस कहते हैं। 1947 में आईसीएस की जगह आईएएस ने और भारतीय पुलिस आईपी की जगह आईपीएस ने ले ली। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित की जाती हैं, यानी कि केंद्रीय सेवाएं केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में और राज्य सेवाएं राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अधीन होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कहा जाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं केंद्रीय सरकार की सेवाएं। केंद्रीय सरकार की सेवाएं केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करती है, जैसे केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, लोकपाल, सूचना सेवा, भारतीय लेखा व परीक्षा, भारतीय नियंत्रण व परीक्षा लेखा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय मौसम विज्ञान, भारतीय डाक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, रेलवे सेवा इत्यादि। ये सब हैं केंद्रीय सेवाएं के अंतर्गत आती हैं। और राज्य सरकार की सेवाएं केवल राज्य के अंतर्गत ही आती हैं। वे सरकारों के विभिन्न भागों में के पद पर आसीन होते हैं। पुलिस सेवा, वन सेवा, कृषि सेवा, चिकित्सा सेवा, पशु सेवा, न्यायिक सेवा, शिक्षा सेवा, सरकारी सेवा इत्यादि ये राज्य सेवाएं के अंतर्गत आती है। हालांकि पंचायत को भी रखा गया है राज्य सरकार के अंतर्गत ही। हालांकि इसका जो चुनाव कराती है पंचायत का जो चुनाव कराती है ये राज्य चुनाव आयोग करवाती है। इन सेवकों के जरिए चयनित हुए सिविल सेवकों के समाज व लोकतंत्र के प्रति कई दायित्व व भूमिका हैं। लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका लोकतंत्र एवं लोक सेवकों का मूल तत्व मूल होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है लोक की जनता, यानी सिविल सेवा की सेवा में जनता की तनी आर्थिक न्याय को सक्षम बनाती है और जन जन तक पहुंचाती है। देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, मूल ढांचों की कमी और स्वास्थ्य के कमजोर होने इत्यादि जैसे समस्याओं का समाधान करना है। सिविल सेवा का अहम कार्य राजनीति कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों का सही ढंग से क्रियान्वयन करना है और उसे जन जन तक पहुंचाना है। इसके अलावा सिविल सेवक राजनीतिक कार्यपालिका में नीति निर्माण के दौरान परामर्श तकनीकी प्रदान करते हैं। देश भर में चुनावी प्रक्रियाओं को पूर्ण तरीके से संपन्न करने की दिशा में भी सिविल सेवकों की भूमिका होती है। किसी भी तरह की आपात स्थिति
में देश, राज्य अथवा संबंधित क्षेत्र की व्यवस्था किस तरह चलेगी, इसकी जिम्मेदारी सिविल सेवकों की होती है। सिविल सेवक सरकार और जनता के बीच कड़ी के रूप में काम करते हैं। उनकी भूमिका उनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के आधार पर देखा जा सकता है। सिविल सेवक सरकार की प्रशासनिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने निर्धारित भूमिका के तौर पर एक सिविल सेवक संसद में पेश किए गए विधेयक को तैयार करना होता है। वित्तीय विवरण को तैयार करने के सरकार का वार्षिक वितरण, लगाए जाने वाले खर्च का सुझाव वित्तीय विभाग सचिवों द्वारा दिया जाता है। इन सबके सिविल सेवक संसद में मंत्रियों से पूछे गए सवालों के जवाब भी तैयार करते हैं। दोस्तों, तो संसद में जो पूछा जाता है उसी में ही जो जवाब होता है वो क्या लोक सेवक ही देते हैं। सिविल सेवक ज्ञान और अनुभव का भंडार होता है जो विभिन्न समस्याओं से निपटने में सरकार की मदद करता है। इसलिए सरदार पटेल ने इन्हें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। अब दोस्तों जानते हैं सिविल सेवकों के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं। दोस्तों, सिविल सेवक के समक्ष चुनौतियों में हम बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं सिविल सेवा की जो मुख्य कार्य होते हैं। इनका कार्य होता है एक डिस्ट्रिक्ट में को सुधारना, यानी कि कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो उसका जिम्मेदारी पूरा सिविल सेवक के ही जाता है। दोस्तों, जैसे आप देखेंगे कई सिविल सेवा में जो होते हैं, आप देखेंगे वहाँ पर क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में सिविल सेवक जो बदरुद्दीन थे, वहाँ पर जो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी ने उनको इनवाइट किया था, लेकिन वो लेट से ही आए। हालांकि ममता बनर्जी ने पहले से कहा था कि ये राज्य के अंतर्गत है। हालांकि मैंने पहले ही बताया था कोई भी सिविल सेवक राज्य के अंतर्गत भी आ सकता है और लोक यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आ सकता है। अब दोस्तों जानेंगे सिविल सेवकों के समान चुनौतियाँ क्या हैं। दोस्तों, सिविल सेवकों की समान चुनौतियाँ हैं। किसी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अहम मकसद जनता की सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ाना है। इस वर्ष में शासन के साथ साथ प्रशासन की भूमिका अहम होती है। जब एक लोक सेवक की भूमिका के निर्वहन न होने से गरीब और वंचित का विकास नहीं हो पाता और इनमें से कई लोग गैर कानूनी कार्य करने लगते हैं। दोस्तों, ये है सिविल सेवकों की समक्ष चुनौतियाँ। प्रशासक द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन न करने के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं, जैसे सिविल सेवक जनता पर दबाव बनाना, राजनीति झुकाव, इच्छा शक्ति की कमी। ऐसे में सिविल सेवकों और जनता के बीच एक दूरी सी बन जाती है। इससे समाज में बेहतर कार्य नहीं हो पाते। आप देखेंगे दोस्तों, त्रिपुरा में एक मामला खुलकर सामने आया था। वहाँ पर बात हो रही थी कि एक शादी पड़ी थी और वहाँ पर एक सिविल सेवक IAS अधिकारी थे। वहाँ पर जाकर उन लोगों ने जनता से जबर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि वहाँ पर जनता उससे दूर हो जाती है। तो यही है सिविल सेवकों की समक्ष चुनौतियाँ। यही कारण है कि भारत में अभी तक विकेंद्रीकरण साकार नहीं हो पाया है। लोक सेवकों का राजनीतिक कार्यपालिका के साथ नहीं हो पाया। ऐसे में लोक सेवक राजनेताओं की कठपुतली बनकर रह गए। यहीं से भ्रष्टाचार पनपता है, यहीं से घुसखोरी बन जाती है। दोस्तों, आप देखेंगे कि कई सिविल सेवक ने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक सिविल सेवा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लोग पकड़ी गई है। हालांकि स्त्री है, उसके पास ढेर सारा पैसा मिला है। हालांकि ये भ्रष्टाचार है। सिविल सेवक में एक ये चीज़ ये होता है कि सरकार का दबाव होता है। सरकार किस तरीके से काम करवाना चाहती है और किस तरीके से नहीं करवाना चाहती। आप एक कठपुतली की तरह बनकर रहेंगे। इसमें नौकरशाही नहीं बन कर रहेंगे, न तो लाल फीता साहिब इसमें नहीं देखा जाएगा। इसमें आप यही समझेंगे कि सिविल सेवक की जो हैं ये एक प्रकार की डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। हालांकि जो भी समस्याएं होती हैं जनता वो सीधा सिविल सेवक के ही अंतर्गत आती है। जब इनका रिटायर्ड होता है तो इन्हें अलग एक केंद्र सरकार के तहत आती है। हालांकि केंद्र सरकार इसको डायरेक्ट इसको क्या कहते हैं, इसको हटा नहीं सकती, रिजाइन नहीं कर सकती। इसके राज्य सरकार के परामर्श के बाद ही इनके हटा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिविल सेवा में सुधार। समाज में सिविल सेवकों की सुधार करने के लिए कई समितियां बनाई गई हैं, जैसे गिरजा समिति, गोपाल समिति, गोरावाला समिति, अलग समिति, सतीश चंद्रा समिति, होदा समिति, कोठार समिति, संस्थानन समिति, पाल समिति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है संस्थानन समिति और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो हम बात करते हैं कि
सिविल सेवा में सुधार के लिए कई लोगों ने इस पर सुधार दिए, लेकिन फिर भी अभी कोई भी सुधार नहीं हो पाया है। तो ये परीक्षा से इम्पोर्टेंस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिएगा प्रताप न्यूज़ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। धन्यवाद।